नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित हमारी आज की क्लास के कुछ टॉपिक्स। इस क्लास के PDF नोट्स आपको निश्चित समय अंतराल पर मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला टॉपिक। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज कर दिया है और अब उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 25 फरवरी 2020 को एक बैठक की, जिसके अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया कि अपने समय के एक उच्च कोटि के विधिवेत्ता, इसके अलावा शिक्षक, विचारक और जनसाधारण के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को की जो बहुआयामी प्रतिभाएं थी उनका सम्मान करते हुए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो नाम है उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की मंजूरी दी गई थी। कोलकाता बंदरगाह है पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह भी है, जो कि समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्थात यह नदी के किनारे पर स्थित है और यह हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। यह हुगली नदी पर स्थित है। इस नदी में कई तीव्र मोड़ होने के कारण इसे एक कठिन नौवहन मार्ग भी माना जाता है। अर्थात इसके अंदर जो जहाज़ों या नावों का जो आवागमन है वो काफ़ी कठिन हो रहता है। इस मार्ग को वर्ष भर नौवहन योग्य बनाए रखने के लिए निष्कर्षण संबंधी गतिविधियां चलती रहती हैं और वर्ष 1975 के अंदर एक फरक्का बैराज का निर्माण किया गया था, जो कि इस बंदरगाह की समस्या को जिसने काफ़ी कम किया है। और अब जो गंगा का जो पानी है वो भागीरथी हुगली नदी के प्रणाली की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे इसमें काफ़ी सुधार आया है। अब हम बात करते हैं देश के अन्य बंदरगाहों के जो परिवर्तित नाम हैं उनके बारे में। तो वर्ष 1988 के अंदर भारत सरकार ने नावा शेवा पोर्ट जो था उसका नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर दिया था। इसके बाद में वर्ष 2011 के अंदर तूतीकोरन पोर्ट ट्रस्ट का जो नाम बदला गया और इसका नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट किया गया था। एन्नोर बंदरगाह लिमिटेड जो एक पोर्ट था, जिसका नाम जाने माने स्वाधीनता सेनानी और तमिलनाडु के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं के कामराजार, उनके सम्मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड नाम रखा गया। और वर्ष 2017 के अंदर गुजरात के कांडला पोर्ट का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इस तरह से ये देश के अन्य जो बंदरगाह हैं उनके परिवर्तित नामों के बारे में हमने जाना। अगला टॉपिक है हमारा मराठी भाषा। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग यानी स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो CBSE, इसके अलावा ICSE, IB और IGCSE बोर्ड के जो जुड़े जो स्कूल हैं उनमें 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में मराठी भाषा को अनिवार्य करने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र के उन स्कूली छात्रों के लिए जिनके शिक्षण का माध्यम मराठी नहीं है, अर्थात जो अंग्रेजी या हिंदी जैसे माध्यमों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ केंद्र सरकार का त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। अर्थात वहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में मराठी भाषा को मान्यता दी जाएगी। अब इसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो छात्र हैं उन्हें मराठी में सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने के कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो कक्षा 6 से 10 तक के जो विद्यार्थी हैं उन पर मराठी भाषा में आत्म अभिव्यक्ति और उसकी समझ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जो विदेशी छात्र इस भाषा से संबंधित कुछ छूटों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों के छात्रों के लिए भाषा से संबंधित कोई छूट नहीं दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष फरवरी 2020 के अंदर इस भाषा को लेकर, मराठी भाषा को लेकर राज्य विधानसभा के अंदर एक सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया गया था, जिसे महाराष्ट्र कंपल्सरी टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मराठी लैंग्वेज इन स्कूल्स बिल 2020 नाम दिया गया था और इस बिल को पारित करवा गया था। इस बिल के प्रावधानों के अनुसार इस नियम का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वर्तमान में महाराष्ट्र में अधिकांश बोर्डों में मराठी को केवल विषय के रूप में कक्षा 8 तक ही पढ़ाया जाता है।
अब मराठी भाषा के बारे में बात करते हैं तो एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मराठी लोगों के द्वारा बोली जाती है। यह पश्चिम भारत के महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक भाषा है और साथ ही गोवा राज्य की सह आधिकारिक भाषा भी यह बनाई गई है। भारतीय संविधान के अंदर जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है और जिनके अंदर जो मराठी भाषा है वह भी उन 22 अनुसूचित भाषाओं में से ही एक है। ये भारत के संविधान के अंदर इसका वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। और जो ये 8वीं अनुसूची में जितनी भी अनुसूचित भाषाएं हैं उनका संबंधित राज्य अपना आधिकारिक प्रयोजन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। पहली और दूसरी अब इसके हम इतिहास की बात करें, इसके विकास की बात करते हैं तो जो पहली और दूसरी शताब्दी में मराठी भाषा की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत की महाराष्ट्री नामक जो प्राकृतिक बोली थी उससे हुई थी। उससे माना जाता है कि संस्कृत की महाराष्ट्री नामक प्राकृत बोली के माध्यम से इस मराठी भाषा का विकास हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर महाराष्ट्री जो भाषा थी वह धीरे धीरे मराठी भाषा के अंदर विकसित हो गई, अर्थात इसका जो विकास है वो पहली दूसरी शताब्दी से प्रारंभ हुआ और 15वीं 16वीं शताब्दी तक लगातार चलता रहा और वर्तमान स्वरूप में आज ये हमें देखने को मिलती है। अगला टॉपिक है हमारा इबोला प्रकोप। हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के उत्तर पश्चिम भाग के अंदर 2 वर्षों के बाद फिर से इबोला प्रकोप की जानकारी मिली है। WHO ने इस प्रकोप की पुष्टि भी की है। कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसमें इबोला प्रकोप एक चिंता का विषय है क्योंकि उत्तर पश्चिम भाग के अंदर स्थित जो शहर है वो कांगो के किनारे एक परिवहन हब के रूप में विकसित हुए हैं और जिसका अन्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष जुड़ाव है और इसकी आबादी 10 लाख के लगभग है और अंतिम वर्ष 2018 के अंदर यहाँ इबोला के कारण 33 मौतें हुई थी। तो ये इस वायरस के कारण हुई जो हानियों के बारे में बात की हमने। अब हम कांगो नदी के बारे में बात करें तो जो कांगो नदी है इस मैप के अंदर आप देख पा रहे हैं ये कांगो नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से यह अपनी जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक उच्च भूमि से यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल करके आगे बढ़ती है और पहले उत्तर की तरफ बढ़ती हुई और फिर उत्तर पश्चिम की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर ये अटलांटिक जो साउथ अटलांटिक ओशन यानी जो अटलांटिक महासागर है उसके अंदर विलीन हो जाती है, उसमें गिरती है। तो ये थी इस नदी के बारे में सामान्य सी जानकारी। और अब ये जो नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है और इसमें जो जल की निर्वहन मात्रा यानी डिस्चार्ज वॉल्यूम जो है उसके आधार पर अमेजन के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जिसका जो अपवाह बेसिन है वो नील नदी से भी बड़ा है। नील नदी से भी बड़ा इसका अपवाह बेसिन यानी एक बड़े क्षेत्र के अंदर यह बहती है। और पहले इस नदी का जो नाम था वह जायरे के नाम से इस नदी को जाना जाता था। इस नदी की एक विशेषता यह है कि यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और ये इस काटते हुए जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिनमें से एक जलप्रपात का नाम स्टैनली और दूसरे का नाम लिविंगस्टोन है। इस तरह से ये 2 जलप्रपात बनाती है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हुई। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में इबोला के कारण वर्ष 2018 के मध्य में 2280 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2019 के अंदर 28,000 से अधिक इबोला के मामलों और उनमें से 11,000 से अधिक मौतों के कारण WHO ने इबोला को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित किया था। अगला टॉपिक है ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने तरल अपशिष्ट, इसके अलावा खतरनाक और गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट और वायु प्रदूषकों के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। इसका जो संचालन है वह आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम यानी आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन APEMC के द्वारा किया जा रहा है। इसके ऊपर राज्य में उत्पन्न सभी औद्योगिक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की जिम्मेदारी इस APEMC पर ही है। और अब हम इसकी और जानकारी प्राप्त करें तो जो APEMC है उद्योगों से संग्रहित किए गए अपशिष्ट को प्रबंधित करेगा और इस अपशिष्ट को विभिन्न श्रेणियों के अंदर इसे विभाजित किया जाएगा, जैसे कि लाल जो कि खतरनाक और नारंगी जो कि गैर खतरनाक या ई अपशिष्ट के रूप में इसे सुव्यवस्थित किया जाएगा। और साथ ही विभिन्न अपशिष्ट निपटान केंद्रों पर वैज्ञानिक रूप से इसका निपटान किया जाएगा।
इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन उद्योगों के पास अपनी स्वयं की अपशिष्ट निपटान प्रणाली नहीं है, अर्थात ऐसे उद्योग जिनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि अपने अपशिष्ट का निपटान कर सकें, तो वे एपीईएमसी से संपर्क करके उसकी मदद ले सकते हैं और उसके माध्यम से अपने अपशिष्ट के संग्रहण और सुरक्षित निपटान की व्यवस्था कर सकते हैं। इस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एपीईएमसी जो पीसीबी यानी आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में मिलकर के काम करेगा, जिसमें उद्योगों से लेकर के निपटान केंद्र तक अपशिष्ट को प्रबंधित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के तहत एपीईएमसी की स्थापना के लिए पिछले 5 दिसंबर को एक सरकारी आदेश जारी किया था। अगला टॉपिक है आइकोमिट इनिशिएटिव या आइकोमिट पहल। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइकोमिट इनिशिएटिव की शुरुआत की है और यह पहल भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए सभी हितधारकों और व्यक्तियों को ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक जो संस्था है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL, उसके द्वारा शुरू की गई जो आइकोमिट इनिशिएटिव है इससे सरकारों और कंपनियों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों और थिंक टैंक और व्यक्तियों आदि को एक साथ लाया जा रहा है। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जहाँ पर ये सरकार, कंपनियां, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठन, थिंक टैंक और अन्य जो व्यक्ति हैं वो एक जगह पर एक साथ आ पाएंगे। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL के बारे में बात करें तो यह भारत सरकार की एनर्जी सर्विसेज कंपनी है जो कि 100% सरकारी स्वामित्व वाली जो NTPC लिमिटेड, इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड, इन सभी का एक संयुक्त उद्यम है, यानी इन सभी की कंबाइंड योजना है। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है जिसका गठन वर्ष 2009 के अंदर किया गया था। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका गठन किया गया था और इस पहल से भारत सरकार के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, इसके अलावा फेम 1 और फेम 2, और हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना यानी उदय, और अटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट योजना जिसे आदित्य के नाम से जानते हैं, इसके अतिरिक्त सौर पार्क, अटल ज्योति योजना आदि प्रमुख उपक्रम भी इसके माध्यम से जोड़े जाएंगे। हेल्दी एंड एनर्जी सफिशिएंट बिल्डिंग्स इनिशिएटिव। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यस्थलों को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के उद्देश्य से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने जो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ में मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी यानी मैत्री कार्यक्रम की साझेदारी में एक हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पहल की शुरुआत की है। यह मैत्री भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और USAID के बीच अमेरिका भारत द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है, अर्थात इस मैत्री जो है एक द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत साझेदार है भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय और USAID, जिसका उद्देश्य इमारतों के भीतर एक मानक अभ्यास के रूप में लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अपनाने में तेजी लाना, साथ ही विशेष रूप से इमारतों के शीतलन पर ध्यान देना, अर्थात उन्हें ठंडा रखने पर इसका जो उद्देश्य केंद्रित है। अब हम US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के बारे में बात करें तो यह US यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की स्वतंत्र एजेंसी है जो मुख्य रूप से नागरिक विदेशी सहायता और विकास सहायता के लिए जिम्मेदार है। यह विश्व की सबसे बड़ी जो आधिकारिक सहायता एजेंसियां हैं उनमें से एक है। अमेरिकी कांग्रेस ने 4 सितंबर 1961 को विदेशी सहायता अधिनियम पारित किया और इसने अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया और आर्थिक सहायता के लिए एक एजेंसी के निर्माण को अनिवार्य बनाया गया और 3 नवंबर 1961 को USAID का अस्तित्व
अस्तित्व में आई है और यह पहला अमेरिकी विदेशी सहायता संगठन है जिसकी जो प्राथमिकता लक्ष्य दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान देना था। साल भर 60 कैंपेन, इसको हरिद्वार की एक 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडा के द्वारा लॉकडाउन के 60वें दिन आरंभ किया गया और इस अभियान को एक वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दी गई है इसके द्वारा जारी एक वीडियो के माध्यम से लॉन्च किया गया था। और इस अभियान में सरकार से शहरों में जो पॉल्यूशन है उसे कम करने के लिए PM 2.5 का जो स्तर है वो 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर सुनिश्चित करने के उपायों के लिए मांग की गई है, जो CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 24 घंटों के लिए निर्धारित इसके द्वारा जो निर्धारित सुरक्षित सीमा है और PM जो 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक सुनिश्चित करने के लिए इसमें अपील की गई है। अगला टॉपिक है त्रिपोली। लीबिया की संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार जो है त्रिपोली, उस शहर को अब मिलिटेंट्स ऑफ हफ्तार यानी हफ्तार उग्रवादियों से अब उसे मुक्त करवाया जाएगा, उससे वापस लेने की इसे घोषणा की गई है। आप इस मैप के अंदर त्रिपोली जो शहर है उसे देख सकते हैं, यहाँ पर ये त्रिपोली शहर है, आप देखें इसको। तो इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो जो त्रिपोली है वो लीबिया राज्य की राजधानी है और यह यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और यह जो भूमध्य सागर है उसके तट पर स्थित एक शहर है त्रिपोली। अब लीबिया के बारे में बात करें तो लीबिया को इस मैप में आप देख पा रहे हैं, तो इसके उत्तर की ओर आप ये देखेंगे, ये यहाँ पर मेडिटेरियन सी अर्थात ये भूमध्य सागर है। इसके पूर्वी भाग के अंदर इजिप्ट यानी मिस्र देश है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में सूडान है, दक्षिण के अंदर इसके चाड और दक्षिण पश्चिम में नाइजर और इसके पश्चिमी भाग के अंदर अल्जीरिया स्थित है। साथ ही इसके उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर ट्यूनीशिया नाम का कंट्री स्थित है। इस प्रकार से हम इसकी सीमाओं के बारे में और इसके जो सीमाओं से लगने वाले देशों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम चलते आगे। त्रिपोली शहर लीबिया के उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान के किनारे भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक शहर है। यहाँ त्रिपोली बंदरगाह और देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक और विनिर्माण केंद्र भी स्थित है। अब लीबिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार इसमें पाया जाता है और संसार का जो सबसे अधिक तापमान वाले स्थान है उनमें लीबिया का अल अजीजिया भी शामिल है, जिसका जो तापमान 59 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख तेल उत्पादक देशों के अंदर लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र, अल्जीरिया आदि शामिल हैं, जो इस महाद्वीप के 90% से अधिक तेल का उत्पादन और भंडार रखते हैं। अर्थात ये जो लीबिया और उसके जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वहाँ पर तेल उत्पादक के अंदर ये प्रमुख हैं और ये इनमें अफ्रीका के 90% से अधिक तेल उत्पादन और भंडार इनके अंदर शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है उसकी बात करें तो वो मुख्य रूप से अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया, इन देशों के अंदर ये सहारा का जो रेगिस्तान है वह विस्तृत है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के टॉपिक्स कंप्लीट हुए और बारी है हमारे आज के प्रश्न की, जिसका जवाब इसी क्लास में आपको दिया जाएगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सर्वाधिक मौतें हुई हैं? आपको अपना जवाब वीडियो को पॉज करके आप ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों के अंदर लगभग देश भर में लगभग 750 टाइगर्स की डेथ हुई है, बाघों की मौत हो गई है, जिनमें से अगर हम बात करें 369 जो बाघ हैं उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। वहीं 168 बाघों का अवैध शिकार कर लिया गया, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अब हम बात करें, जैसे कि हमने बात की इस सबसे अधिक मौतें मध्य प्रदेश राज्य के अंदर हुई है, तो मध्य प्रदेश के अंदर ये इसका आंकड़ा 173 रहा और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य रहा। अब जो हम बात करते हैं NTCA अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, तो इसका
गठन वर्ष 2006 में किया गया था और इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था और इसकी स्थापना पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता के अंदर की गई है। इससे संबंधित और अधिक डिटेल्स आपको हमारी पिछली क्लास के अंदर वीडियो में मिल जाएंगी, जिसमें इस टॉपिक के अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो आप इसके लिए हमारी पिछली क्लास देखें। और अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे CSIR कहा जाता है, उसने उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब लिख सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव, अपनी समस्याएं, अपने फीडबैक्स, इनके बारे में भी हमें जानकारी करा सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।